हेलो एंड वेलकम टू मार्वेलस एजुकेशन। फाइनली मैं लेकर आ गया हूं कूलम्स लॉ के ऊपर बहुत ही शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन वाला वीडियो, जिसके अंदर मैं इतने प्यारे प्यारे वीडियोस तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें ये लगेगा कि बोर्ड का एग्जाम्स का क्वेश्चन जो है बिल्कुल हलवा है। वही क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम्स में ही पूछा जाएगा। इसलिए अगर तुम बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो फटाफट तालियां बजाना शुरू कर दो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हें बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैं लगवा दूंगा, इतने सारे क्वेश्चंस लगवा दूंगा कूलम्स लॉ से रिलेटेड कि इसके बाद बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन फंस जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो चलो ना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ तुम्हारा प्यारा सा ये वाला वीडियो। देखो फाइनली हम लोग दो सवाल स्टार्टिंग का देखते हैं कि कैसा कैसा सवाल ये पूछा जाता है। इन दोनों सवालों को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा कूलम्स लॉ तुम्हें याद करवा देना चाहूंगा। देखो अगर कंप्लीट वीडियो देखना है थियरी वाला कि कूलम्स लॉ में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, तो ऊपर जाकर सर्च करना है कूलम्स लॉ बाय मार्वेलस एजुकेशन, वो वीडियो सामने आ जाएगा। कंप्लीट वीडियो देख लेना। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पहला दो सवालों को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा फॉर्मूला याद दिलवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है कूलम्स लॉ में? हमने यही बताया था कि कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है F इजिकल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यह है कूलम्स लॉ में मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था। फोर्स निकालने के लिए, फोर्स का अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था। इसमें K का वैल्यू अगर तुमसे पूछा जाएगा तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही होता है। अब हमको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, इसके क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक कर लेते हैं। बोल क्या रहा है, फाइंड आउट कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स पता करके बताओ कहाँ पे, बिटवीन फोर्स ऑन टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो कि कितना मीटर पे है, 1 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो 1 नैनोमीटर दिया हुआ है, सॉरी 1 नैनोमीटर में पढ़ रहा हूँ, 1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। ये 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर मैंने लिख दिया। अब इसमें बोल रहा है कि ये चार्ज क्या कौन है, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो Q1 हो या फिर Q2 हो, चाहे वो Q1 हो या Q2 हो, दोनों के रूप में इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मुझे क्या निकाला, इन दोनों के बीच का फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या कुछ होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K का वैल्यू क्या कुछ रखना होता है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 का वैल्यू 1.6। अच्छा देखो ना, Q1 Q2 दोनों तो सेम ही है ना, तो मैं इसे ऐसा रख सकता हूँ क्या, ये होना चाहिए फॉर्मूला Q1 Q2, ठीक है। इसे एक स्टेप और मैं बढ़ाता हूँ, इसे रख दो K Q1 Q2 का वैल्यू ही रख देते हैं, KE है ना, KE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, ऐसा भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा F इजिक्वल्स टू K का वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू E स्क्वायर मतलब 1.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दिया हुआ है 10⁻�6, मैं यहाँ रख दूंगा 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर रखना है। अब बस कैलकुलेशन रह गया और कुछ भी नहीं है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायरिंग हम लोग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 × 256, ठीक है, इंटू, अब पावर्स को देखो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। सारे पावर्स को एक जगह में ला कर रखता हूँ। यहाँ पर कितना पावर है, 10⁻9, प्लस में यहाँ पे पावर्स देखते हैं, 9 × 2 = 18, ये हो जाएगा माइनस में 18, और ये दोनों पावर्स को करेंगे तो 6 × 2 = 12, ऊपर जाएगा तो नीचे माइनस में 12, ऊपर जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा, प्लस में 12, ये हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 × 6 = 54 और 9 × 5 = 45, 45 × 5 = 50, 9 × 2 = 18, 18 × 5 = 8 × 5 = 13, 23, ये हो जाएगा 23.04 इंटू 10⁻12 और 9, 9 2 = 21, 21 18 19 20 21 3, 10⁻3, ये हो जाएगा फोर्स का वैल्यू, इतना न्यूटन। ये हो गया आंसर। तो अगर दो देखो ये कितना बड़ा फोर्स आया है 10⁻3 में, मतलब ये काफ़ी बड़ा फोर्स है। इतना न्यूटन का फोर्स जो है वो एक्चुअल में दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगेगा अगर मैं दोनों को 1 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे रख दूंगा तो ये देखो काफ़ी बड़ा सा फोर्स लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन भी अगर तुम उठा कर लेते हो तो उन दोनों को 1 माइक्रोमीटर के छोटा सा डिस्टेंस पे भी रखते हो, वैसे केस में इतना भयानक फोर्स लगता है, इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है। तो ये हो गया पहला नंबर सवाल। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर सवाल पे। सेकंड नंबर सवाल देखो ना, वो भी इसी की तरह एकदम आसान सा क्वेश्चन है। जैसे इसमें फॉर्मूला मैंने पुट किया, फॉर्मूला मैंने लिखा, फॉर्मूला के अंदर सारे वैल्यूज पुट किया, क्वेश्चन सॉल्व होकर खत्म हो गया। वैसे ये भी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला रखना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें तुम्हें दिखेगा। पढ़ते हैं थोड़ा
क्या कुछ क्वेश्चन में कह रहा है, बोल रहा है टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, मतलब दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, मतलब Q1 और Q2, Q1 और Q2 दोनों सेम ही है, इक्वल है, ठीक है, सेपरेटेड बाय 1 मीटर, दोनों 1 मीटर का डिस्टेंस पे भी है, एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, और 8 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है इन दोनों पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, Q का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तो और भी आसान हो गया, F इजिकल्स टू के Q, देखो Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 का वैल्यू Q रख देते हैं, के Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है, मुझे Q का वैल्यू चाहिए ना, तो R स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। अब Q का वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये रख सकते हैं अंडर रूट में एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। अब इसमें वैल्यू बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 न्यूटन इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू, आर का वैल्यू 1 मीटर डिवाइडेड बाई के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसको रखना है रूट अंडर में। तो देखो Q इजिकल्स टू 8 का अगर रूट अंडर निकालने चलोगे तो क्या आएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 9 का रूट अंडर 3 और 10 का पावर 9 का 10 का पावर 9, तो ये तो हो जाएगा, इसको 8 करना पड़ेगा, नहीं 9 इंटू 10 पावर 9 को 10 पावर 8 करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये रूट से बाहर आ सकता है, और जो हमारा 10 बचेगा इसको यहीं पर रख देंगे, या फिर इसको 10 कर लेते हैं, ये अंडर रूट में 10 का पावर में 10 कर लेते हैं, और ऊपर साइड एक रूट अंडर 10 लेके चले जाते हैं, तो Q इजिकल्स टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, मैं अप्रॉक्स में इसको लेके चलता हूँ, या फिर इन दोनों को ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, 2√10 टू जा 20 डिवाइडेड बाई 3, और इसको बाहर लेकर आएंगे तो 10 टू द पावर 10 को बाहर लाएंगे तो 5, ये हो जाएगा Q का वैल्यू। इस तरीके से चाहो तो चार्ज का वैल्यू तुम निकाल सकते हो। अब इसको डेसिमल बेस में निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ये हो गया पहले 2 सवाल जो मैंने तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर तुम्हें करके दिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा 3रा नंबर सवाल, वो एक्चुअल में, अच्छा ये ध्यान रहे, आंसर जो होगा ये कूलम में होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा प्रीवियस ईयर के सवाल देखते हैं, 2 कि कैसा कैसा पहले सवाल पूछा जा चुका है, उन सवालों को देखते हैं। देखो अब मैं 2 सवाल लेकर आ गया हूँ, एक तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला में ये कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल केप्ट नियर अनदर चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो Q है, जो अनदर चार्ज पार्टिकल स्मॉल q के बगल में रखा हुआ है। इस पे लगने वाला हमें फोर्स जो है वो बताना है किस पे डिपेंड करेगा, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला बोलता है अनदर पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, तो सबसे ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, F इजिकल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इस पर डिपेंड करता है। पहला बोल रहा है चार्जेस ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ऑफकोर्स दोनों के चार्ज पे देखो डिपेंड कर रहा है, Q1 Q2 को प्रोडक्ट पे, तो चार्ज ऑफ पार्टिकल पे तो डिपेंड कर रहा है। दूसरा बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पे, तो इसमें वेलोसिटी हमने कहीं यूज़ ही नहीं किया, मतलब ये तो गलत है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं भी बात ही नहीं हो रहा, 30 पे भी डिपेंड नहीं करता है। मास ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। तो हो गया हमारा ये आंसर, चार्ज ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तुम इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो साफ, चार्जेज ऑफ पार्टिकल्स और डिस्टेंस बिटवीन देम पे डिपेंड करता है, और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मीडियम पे भी डिपेंड करता है। बोल रहा है नेक्स्ट में पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। बोल रहा 2 स्मॉल पार्टिकल्स है, स्मॉल बॉल है, ईच हैविंग पॉजिटिव चार्ज Q कूलम आर सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ L। बोल रहा है कि 2 चार्ज पार्टिकल है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से दोनों का दोनों ऐसे लटका हुआ है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से, ये दोनों के ऊपर चार्ज Q, इसके ऊपर भी चार्ज Q है, हाँ ठीक है, और दोनों का लेंथ क्या है L ही है। फ्रॉम हुक फिक्स्ड एट टू ए स्टैंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स। अच्छा ये स्टैंड पर फिक्स्ड है, ऐसा एक छोटा सा स्टैंड होगा उसी पर फिक्स्ड है। अब ये बोल रहा है एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स एंड टेंशन इज द स्ट्रिंग्स। अब इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में एंगल बताना है, और दूसरा ये स्ट्रिंग जो है उसमें टेंशन फोर्स जो आएगा उस टेंशन फोर्स को बताना है। ये 2 चीज़ें पूछ रहा है। अच्छा देखो ना, ये भी इसके ऊपर भी प्लस चार्ज, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करना शुरू करेगा। तो धीरे धीरे ये दूर की तरफ जाएगा, धीरे धीरे ये भी दूर की तरफ जाएगा। जब रिपेल करता जाएगा तो ये चाहेगा मैक्सिमम डिस्टेंस पर लेकर आऊँ मैं। मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाने के लिए फर्स्ट वाला चार्ज पार्टिकल सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाएगा, सेकंड वाला चार्ज पार्टिकल को भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाएगा। यहाँ पे भी L, यहाँ पे भी L, बीच में मान लो मैं O पॉइंट ले लेता हूँ, इधर A, इधर साइड B मान लेता हूँ। तो ओवरऑल ये चार्ज पार्टिकल जो ऐसे शिफ्ट करके ऐसे पोजीशन पे मूव कर जाएगा। अब इसके अलावा इधर नहीं जा सकता, क्योंकि इधर जाएगा तो फिर से पता चलेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। कम डिस्टेंस होगा तो ये चाहता है मैक्सिमम डिस्टेंस पे ही रखूँ। तो ये कूलम्बिक फोर्स दोनों को पुश करके
दूर की तरफ लेके चला गया है। अब इन दोनों के बीच में ये बताना एंगल कितना होगा, तो देख लो ना इन दोनों के बीच का एंगल साफ साफ दिख रहा है कि एंगल जो है वो 180 डिग्री या फिर पाई के बराबर है। दूसरा बोला टेंशन स्ट्रिंग के अंदर कितना आएगा, तो मुझे फोर्स जो दिख रहा है इधर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और टेंशन फोर्स इधर की तरफ दिख रहा है। और यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा सा भी इधर उधर मूव नहीं करेगा, ना तो लीनियर इस डायरेक्शन में और ना इस डायरेक्शन में, मतलब लीनियर कोई मूवमेंट नहीं होने वाला चार्ज पार्टिकल में। अब अगर लीनियर कोई मोशन नहीं होने वाला है तो कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या है, फोर्स जो है इस टेंशन के बराबर है, ये कूलम्बिक फोर्स जो है वो टेंशन फोर्स के बराबर है, मतलब टेंशन फोर्स भी कूलम्बिक फोर्स के बराबर होगा। और कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला Q1Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा Q1 Q2 को हटा दूँ क्या, दोनों पे Q चार्ज है तो यहाँ मैं Q स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है, इंटू R स्क्वायर। मुझे टेंशन फोर्स चाहिए था कि अच्छा Q स्क्वायर को तो Q स्क्वायर ही रहने देते हैं, लेकिन ये जो R है देखो तो यहाँ L मुझे दिख रहा है डिस्टेंस, यहाँ L दिख रहा है, इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस निकालने चलूँगा तो 2L मिल जाएगा मुझे, तो यहाँ मैं रखूँगा 2L का स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा टेंशन बिटवीन स्ट्रिंग्स। इस तरीके से चाहो तो तुम टेंशन बिटवीन स्ट्रिंग्स निकाल सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, उसमें ये टेंशन का वैल्यू दिया हुआ था और दूसरा एंगल का वैल्यू पाई भी दिया हुआ था, मैंने ऑप्शंस हटा दिए हैं। तो ये दो क्वेश्चंस था जो कि बिल्कुल आसान था, ये 3 नंबर और ये वाला 4 नंबर है ना। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब जो 2 सवाल लेकर आया हूँ मैं, वो 2 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सवाल दिया हुआ दीक्षा वाले ऐप पे और दूसरा सवाल जो 2011 में पूछा हुआ है। तो दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। सीबीएसई ने 2011 में वो सवाल पूछ दिया है। पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे एक 4 माइक्रोकूलम का एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर एक -3 माइक्रोकूलम का, यहाँ 5 माइक्रोकूलम का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तुमसे ये पूछ रहा है कि ये -3 माइक्रोकूलम पे नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, FR ऑन -3 माइक्रोकूलम कितना होगा। तो देखो जब भी इस तरह का नेट तुम्हें फोर्स निकालने के लिए कह दे तो करना क्या कि 3 माइक्रोकूलम पे पहले डायरेक्शन निकालना कि फोर्स का डायरेक्शन किधर किधर होगा। इस वाले की वजह से मान लो मैं इसका नाम A दे देता हूँ, इसका नाम B दे देता हूँ, इसका नाम C दे देता हूँ। अच्छा इसमें अगर तुम्हें लिखना हो कि F यहाँ पे C जो है B पर कितना फोर्स लगा रहा है, दो ही है जो फोर्स लगा रहा होगा B के ऊपर, पहला तो C लगा रहा होगा, दूसरा A लगा रहा होगा, इसके अलावा चार्ज पार्टिकल तो है ही नहीं। तो इन दोनों में देखा जाए तो दोनों सेम चार्ज है, माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये 5 कूलम जो है -3 कूलम को अपने से रिपेल करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे फोर्स का जो मैं नाम लिखूंगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू कौन C, जो कि इस डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा देखते हैं, A जो है प्लस चार्ज, B है माइनस चार्ज, इन दोनों में क्या कुछ होगा, माइनस और प्लस में हमेशा अट्रैक्शन होता है, तो ये भी चाहेगा कि B किधर आ जाए, हमारी तरफ आ जाए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ये रहा। ये कौन लगा रहा है, B को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है कौन, A, F ऑन B ड्यू टू A, ठीक है। तो मैं दोनों अलग अलग निकालता हूँ। पहला कौन, F ऑन B ड्यू टू A, तो Q1 का काम कौन करेगा, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा R जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो R का वैल्यू ले सकते हैं। अच्छा 20 सेंटीमीटर में है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 20/100, यानी कि 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना हमेशा, जब भी फिजिक्स का तुम्हें न्यूमेरिकल आए ना तो उसको सबसे पहला काम यही किया करो, स्टैंडर्ड उसको फॉर्म में ले आया करो, ऐसा यूनिट में ले आया करो, ले आए इसको ऐसा यूनिट में। अब देख रहे हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K का वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं, जो कॉमन आ सकता है उसको ऐसे ही रहने देना। Q1 में 4 माइक्रोकूलम दिख रहा है, देखो BA निकाल रहे हैं ना, BA मतलब B और A के बीच में फोर्स, तो इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड लेके चलना, चार्ज का वैल्यू लेके चलना। ये हो गया 4 माइक्रोकूलम इंटू 3 माइक्रोकूलम। अच्छा 1 माइक्रोकूलम में कितना होता है, 1 माइक्रोकूलम को अगर तुम कन्वर्ट करने चलोगे तो 10⁻⁻⁶, और दूसरे को भी कन्वर्ट करोगे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। देखो K 4 × 10⁻⁻6 इंटू सेकेंड वाला कौन है 3 इंटू इसको भी कूलम में कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों का बीच का डिस्टेंस है 0.2, तो मैं कर दूंगा 0.2 का होल स्क्वायर। मुझे यहाँ से मिल गया है F ऑन B ड्यू टू A का वैल्यू कितना मिल चुका है 4 इंटू 4 3 जा 12, यह जगह 12 K इंटू 10 का पावर में -6 दोनों को पावर ऐड करेंगे तो 6 12 माइनस में 12, और नीचे देखो कितना है, तो ये हो जाएगा 0. इसको ऐसे ही अभी रहने दो 0.2 का होल स्क्वायर। क्यों कर रहा हूँ ऐसे ही, तुम्हें थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, फोर्स ऑन B ड्यू टू C, इसका वैल्यू भी ऐसे ही रख देते हैं K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इज इक्वल्स टू K का वैल्यू कहीं रहने देते हैं, Q1 Q2 का वैल्यू कितना लेके चलना पड़ेगा, इस बार B ड्यू टू C लिखना है ना, तो -3 यानी कि 3 × 10 का पावर में
-6 क्योंकि माइक्रो में है। फिर से नेक्स्ट में लिखेंगे 5 × 10 का पावर में -6 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 का होल स्क्वायर। यहाँ मुझे मिल गया F/B ड्यू टू C का वैल्यू कितना, K का वैल्यू कहीं रहने देते हैं, 5 3 जा 15 K × 10 का पावर में -12 होल डिवाइडेड बाई 0.2 का होल स्क्वायर। मुझे F रिजल्टेंट जानना है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम ही है तो दोनों को डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, तो ऐड कर देते हैं। तो F/B ड्यू टू C, पहले ये F/B ड्यू टू A प्लस में F/B ड्यू टू C। इसका वैल्यू F/B ड्यू टू A यहाँ है 12K, यह है 12K × 10 का पावर में -12 होल डिवाइडेड बाई 0.2 का होल स्क्वायर, प्लस में सेकेंड नंबर कितना है 15K × 10 का पावर में -12 होल डिवाइडेड बाई 0.2 का होल स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऑफकोर्स कॉमन आ रहा है। क्या कुछ कॉमन आ रहा है, 12K यहाँ 15K, K आ रहा है यहाँ 3K आ रहा है ना, दोनों में मुझे कॉमन मुझे 3K दिख रहा है। मैं = लिखूँगा 3K, 10 का पावर -12 भी कॉमन आ रहा × 10 का पावर में -12 होल डिवाइडेड बाई 0.2 का होल स्क्वायर भी कॉमन ही आ रहा है। अंदर क्या बच गया, इसके पास बच गया 4 और 3 कॉमन निकाले थे तो इसके पास बच गया 5 प्लस में 5, तो ये बच जाएगा हमारा 3K। इसको 0.2 का थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3K × 10 का पावर में -12 होल डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 × 10 का पावर में -2 और ये 5 4 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 जा 27 इंटू K का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ 9 × 10 का पावर में 9 और 10 का पावर में -12 और इस पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन खेलते हैं क्योंकि ऑप्शन मेरे पास 4 दिया हुआ है 6 4 3 और 5। थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन खेलते हैं तब जाकर हमारा आंसर आ सकता है जल्दी से। 4 और 27 को डिवाइड करो तो कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा। अच्छा ये देखो तो 9 को 8 लिख सकते हैं क्या, अप्रॉक्स 8 लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स में और 27 2 जा 54 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 9, तो 10 का पावर में 9 ये रहेगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 10 माइनस में 10 यानी कि 5.4 × 10 का पावर में -1 अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा नहीं 54, तो इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं 5 अप्रॉक्स नहीं, ये आ जाएगा 5.4 के बराबर। इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखो तो इसके आसपास में कोई दिख रहा है क्या, 5 न्यूटन 5.4 है नहीं, तो यहाँ में बड़ा अप्रॉक्सीमेशन ले लिया क्या, तो देखो ये अप्रॉक्सीमेटली 5.4 न्यूटन आ रहा है। 5.4 को अगर अप्रॉक्स करेंगे ना तो लगभग 5 न्यूटन के बराबर आंसर आएगा। तो ये हो गया आंसर। इस तरीके से चाहो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। थोड़ा फटाफट मैं थोड़ा इरेज कर दूं, बोर्ड देख लो भर गया है पूरा। अब अगर आप चाहो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद अपने कॉपी में नोट बना लेना। देखो हम लोग देखते हैं कौन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ऐसे चलूँगा ऐसे, ठीक है। बोल रहा है ये कि एक ये वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ये। इस पे ऑरिजिन पे रखा हुआ है क्यू नॉट चार्ज, ऑरिजिन से ए डिस्टेंस पे एक्स डायरेक्शन में रखा हुआ क्यू चार्ज और वाई डायरेक्शन में रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज। तुम्हें ये बताना है कि क्यू नॉट पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। तो मैंने ये बताया था कि डायरेक्शन पहले पता कर लिया करो फोर्स का। मुझे ये दोनों पे दिख रहा है कि प्लस प्लस चार्ज है, मान लो इस वाले को ए मान लेता हूँ मैं, इस वाले को बी बोल देता हूँ और इस वाले को सी बोल देता हूँ। तो मुझे सी पर फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए मुझे दिख रहा है कि दोनों पे प्लस चार्ज होने की वजह से रिपेल कर जाएगा। तो ये रिपल्सन फोर्स यहाँ पे लगेगा, ये इसे करेगा इधर की तरफ रिपेल। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इधर आएगा। अच्छा ये माइनस में ये प्लस में, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये चाहेगा कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, तो ये लगेगा फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बी सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मुझे दोनों फोर्स निकालते हैं एक एक करके। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए कैसे निकलेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, सी और ए के बीच में के क्यू नॉट क्यू अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर। वैसे ही फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये कैसे निकलेगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई में ए स्क्वायर। देखो ये अब क्या कर सकते हैं,
एफ रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना होता है ना कि ये उस वक्त तो पिछले वाले जो क्वेश्चन में बताया था रिजल्टेंट फोर्स निकालते वक्त दोनों सेम डायरेक्शन में था, लेकिन इस बार ये दोनों का दोनों 90 डिग्री पे है। तो याद करो वेक्टर वाला रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट में ले लेते हैं। अंडर रूट में कैसे, तो ये देखो ना दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम ही लग रहा, नहीं लग रहा, तो इसे मैं एफ मान लेता हूँ, इसे भी एफ मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर रूट अंडर में, और 90 डिग्री पे है तो डायरेक्ट अंडर रूट ये पाइथागोरस थ्योरम बस लगा देते हैं। तो ये क्या कुछ होगा, अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब 2f स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू रूट अंडर में 2 इंटू एफ, और एफ रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया रूट अंडर 2, और एफ किसको माने थे, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई में ए स्क्वायर को। यही हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से चाहो तो रिजल्टेंट फोर्स आप निकाल सकते हो। देखो बोर्ड एग्जाम्स में ना एक कैलकुलेशन भी काफ़ी मायने रखता है। कैलकुलेशन लोग इग्नोर अगर करना चाहते हो तो इग्नोर नहीं कर सकते, तो मैं कैलकुलेशन प्रॉपर वहाँ पे तुमको करके दिखाना पड़ेगा, साफ सुथरा और इतना सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि टाइमिंग अगर तुम्हारा सेव नहीं होगा तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन तुमसे छूट जाए। न्यूमेरिकल जब भी आएंगे तो कैलकुलेशन में उलझ जाओ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाके। थोड़ा कैलकुलेशन से रिलेटेड कूलम्स लॉ से सवाल तो पूछता है, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन वाले सवाल भी और देखेंगे। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ रिजल्टेंट से रिलेटेड बताया, कैसा वेक्टर को इंट्रोड्यूस करके तुमको कूलम्स लॉ का सवाल तुमसे पूछता है। और भी 2-4 सवाल देखते हैं तो और अच्छा रिफ्रेश होते चले जाओगे। तो चले हम लोग अगले सवाल पे। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 नंबर। देखो ये दोनों सवाल 7 और 8 नंबर दोनों सवाल जो है सीबीएसई पूछ चुका पहले। ये 21 में पूछा था, वो वाला 11 में पूछा। देखते हैं हम लोग इन दोनों सवालों को। बोल ये रहा है कि ये स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप है, ये डिस्टेंस स्क्वायर शेप है, इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर ए होगा तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। और ये जो है मिड पॉइंट है इसका, मतलब ये a/2 तो ये भी a/2, ये a/2 तो ये भी a/2। अब ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड ये जितना भी दिख रहा है WXYZ सब पर Q चार्ज रखा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि ऐसे केस में जो x है फोर्स ऑन x ड्यू टू W, फोर्स ऑन x ड्यू टू W जो दिया हुआ वो F दिया हुआ है। x पर W जो है, x पर इस चार्ज पे W जो फोर्स लगा रहा है वो F के बराबर लगा रहा है। तो इन दोनों पे चार्ज सेम होने की वजह से ये कैसे लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स कितने के बराबर है, F के बराबर। तब तुम्हें बताना है तुम्हें ये बताना है फोर्स का वैल्यू Z पर कितना लगा रहा होगा W, इस Z पर W कितना लगा रहा होगा। तो ये दोनों पे भी चार्ज सेम है, तो ये क्या कर रहा होगा, W इस वाले चार्ज को अपने से दूर की तरफ रिपेल करने की ऐसा कुछ कोशिश कर रहा होगा। F के टर्म में भी बताना है, बाकी इसको डायरेक्शन से लगता है मतलब नहीं है, सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो देख लेते हैं कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये डिस्टेंस a/2, तो इन दोनों फोर्स को तो निकाल ही सकते हैं। फोर्स ऑन x ड्यू टू W का वैल्यू, तो ये मुझे निकल रहा है फोर्स ऑन x ड्यू टू W का वैल्यू x पर W की वजह से, तो इन दोनों के ऊपर का चार्ज रखना पड़ेगा मुझे। तो k Q1 Q2 मतलब दोनों पे चार्ज Q ही है, तो Q स्क्वायर रख देता हूँ मैं। और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना, a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर। ओवरऑल मैं अगर देखूँ तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 को मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है F, देख लो x फोर्स ऑन x ड्यू टू W, F का वैल्यू F दिया हुआ है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। सेकंड वाले में देखो क्या बोल रहा है, F ऑन मांग तुमसे क्या रहा है, F ऑन Z ड्यू टू W, Z पर W की वजह से कितना फोर्स लग रहा है ये तुमसे मांगा जा रहा है। अच्छा, ये K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर लगाने जब चलेंगे तो K Q1 Q2 तो सेम ही है, इसके ऊपर भी चार्ज सेम, इसके ऊपर भी चार्ज सेम, देख लो दोनों के ऊपर सबके ऊपर चार्ज Q ही है, तो मैं Q स्क्वायर रख दिया। यहाँ डिस्टेंस R कैसे लेके चलेंगे ये एक बस समस्या है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना a, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना a/2, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम से। ये 90 डिग्री है तो कैसे निकलेगा, ये R डिस्टेंस जो होगा, R डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, यानी कि R इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4, देखो a स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से निकल जाएगा ये 4 ऊपर जाएगा, 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5a डिवाइडेड बाई, अब 4 को बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, तो रूट अंडर 5a/2 ये आएगा। ठीक है, या फिर ऐसा कर लेते हैं ना, a स्क्वायर का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, R स्क्वायर का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। R स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 4 + 1 5a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यही वैल्यू मैं यहाँ R स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 5a स्क्वायर, और 4 डिवाइड में है तो इसे ऊपर लेके जाता हूँ मैं 4 को। अब देखो तो मुझे F किसको माना गया था,
4kq² अपन में a स्क्वायर को 4kq² अपन में a स्क्वायर, ये 5 बस एक्स्ट्रा है ना, तो मैं इसे थोड़ा एडजस्टमेंट कर देता हूँ, 1/5 को अलग कर देता हूँ। बच गया क्या 4kq² डिवाइडेड बाई में 5a डिवाइडेड बाई में a स्क्वायर। देखो इसी का वैल्यू f था, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले आते हैं f ऑन z ड्यू टू w इज इक्वल्स टू 1/5 और इस पूरे का वैल्यू मैं f पुट कर देता हूँ, यानी कि हमारे पास f/5 आंसर है, f/5 ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करके तुम बना सकते हो। तो देखो इसमें समस्या सिर्फ एक ही था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे पता था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था पता, ये पाइथागोरस हम लगा कि ये डिस्टेंस बस निकाल करके इसके अंदर पुट करना था, बस इतना ही एक्स्ट्रा था, इसमें और कुछ खास नहीं दिखा मुझे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन जो 2011 में सीबीएसई ने पूछ चुका है। तब ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज है जिस पे चार्ज कितना है, इक्वल है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर का डिस्टेंस पे दोनों को सेपरेट किया गया है। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ कितना, फोर्स इस पे लग रहा है 8 न्यूटन का। व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम इफ दे आर केप्ट इन हेल्ड इन वाटर, यदि इन दोनों को वाटर में रख दूं मैं, तब इन दोनों के बीच सेम डिस्टेंस पे रखूं वाटर में, तो फोर्स कितना लगेगा। किसी भी मीडियम में वो अगर मैं रखता हूं तो एयर में जितना लग रहा है उसका k टाइम्स कम हो जाता है फोर्स। तो ये देखो F इन मीडियम इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जो कि वाटर में रखा जा रहा है, तो ये अभी फोर्स एयर में कितना लग रहा था 8 न्यूटन, वाटर में डालेंगे तो k का वैल्यू कितना था वाटर का 80 था। तो यहाँ से कर सकते हैं 1/10 यानी कि 0.1 न्यूटन का फोर्स उस मीडियम में डालेंगे तो 1/10 टाइम्स 10 हो जाएगा, यानी कि 0.1 हो जाएगा, 8 न्यूटन से घट के 0.1 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि हम उसको दूसरे किसी मीडियम में लेके क्या है जिसके पास कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना था 80। तो इस तरीके से चाहो तो आप इन सारे सवालों को बना सकते हो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9। फाइनली मैं लेकर आ गया हूं इस वीडियो का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन। लास्ट जो 2 सवाल हैं वो एक्चुअल में दोनों का दोनों सीबीएसई में पूछा जा चुका है। पहला पूछा जा चुका है 2005 में और दूसरा 2012 में। देखो पहला सवाल क्या कर रहा है, ए चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 इक्वल चार्जेस, 2 इक्वल चार्जेस हैं, एक के ऊपर कैपिटल क्यू दूसरे के ऊपर भी कैपिटल क्यू, इन दोनों के बीच में स्मॉल क्यू को रख दिया गया है। सो डैट द सिस्टम ऑफ द चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू का वैल्यू -q/4 हो जाए, ठीक है। अच्छा ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज कहीं पे भी मूव नहीं करना चाहिए। इस पर ये जितने फोर्स से देखो ये कैपिटल क्यू जो है ये कब मूव नहीं करेगा, अगर मान लो ये प्लस चार्ज, ये दो पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव चार्ज, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज तो ये कैपिटल क्यू चाहेगा कि मैं तुम्हें रिपेल कर दूं, अपने से दूर लेकर चला जाऊं। और ये स्मॉल वाले के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर मान लो ये भी इसे रिपेल ही करना शुरू कर दिया तो कभी भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये पूरा चार्ज कैपिटल क्यू मूव करके दूर चला जाएगा। स्मॉल क्यू को फिक्स है कि निगेटिव होना ही पड़ेगा, क्यों, ताकि ये इसको अट्रैक्ट कर दे। कितना से अट्रैक्ट करे, जितना से ये बाहर की तरफ धकेल रहा है F1 फोर्स लगा के, उतना ही फोर्स से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर ले। ये स्मॉल क्यू फोर्स लगाएगा और ये कैपिटल क्यू फोर्स लगाएगा। तो F ड्यू टू स्मॉल क्यू जो है F ड्यू टू कैपिटल क्यू के बराबर होना चाहिए, वरना ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, कैपिटल क्यू भाग जाएगा। अब यही F कैपिटल क्यू का स्मॉल क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, K स्मॉल क्यू कितना फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, स्मॉल क्यू लगा रहा है K, एक तो कैपिटल क्यू, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना ना, Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन में दोनों का बीच का डिस्टेंस। अच्छा ये मिड पॉइंट पे है, मतलब ये डिस्टेंस x ये भी डिस्टेंस x, तो डिवाइडेड बाई में x²। वैसे ही इधर वाले की वजह से देखो कैपिटल क्यू के ऊपर तो हमने फोर्स निकाल दी, ये एक मिनट, स्मॉल क्यू कितना फोर्स लगा रहा है ये तो निकाल दिए कि इधर की तरफ कितना से अट्रैक्ट कर रहा है। अब कैपिटल क्यू कितना लगा रहा होगा, तो K कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू के बीच का फोर्स कितना लगेगा, दोनों Q1 Q2 के रूप में क्यू ही पुट करना पड़ेगा, यानी कि Q²Q, ठीक है, क्यू ही रहने देता, स्क्वायर नहीं रखते। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब कितना है, एक x + x यानी कि 2x डिस्टेंस है। K से K कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, और x², ये स्क्वायर से नहीं स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काट सकते, x²। यहाँ पे ये हो जाएगा पूरा का होल स्क्वायर जब करोगे तो ये हो जाएगा 4x², होल स्क्वायर करने पे x² से x² आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास क्या कुछ वैल्यू आ गया है, ये मेरे पास वैल्यू आ गया है स्मॉल q इज इक्वल्स टू इधर साइड कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4। देखो ये साइन कैसा होना चाहिए, -q निगेटिव में होना चाहिए था, यानी कि Q/4, तो Q कह सकते हैं -q/4 के बराबर होना चाहिए था। तो इस तरीके से चाहो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम का अगर फोर्स रखा गया है तो इस पे ओवरऑल रिजल्टेड फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो इसमें देखो इस तरह का क्वेश्चन देना तो हमेशा चारों चार्ज की वजह से इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालना मत शुरू कर देना डायरेक्ट, पहले थोड़ा 1 मिनट के लिए सोच लेना।
यहाँ पे कितना है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी कितना 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन फोर्स लग गया मान लो F के बराबर। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, इन दोनों के बीच की वजह से भी F रिपल्सन फोर्स लगे। क्या हम इन दोनों का वैल्यू बराबर रख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे 1 और 2 है और यहाँ पे भी 1 और 2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम ही है, तो दोनों सेम रख सकते हैं ना। नेक्स्ट, ये 1 ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है अट्रैक्ट करता है, तो ये चाहेगा मैं अपनी तरफ तुम्हें अट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, कितने फोर्स से F फोर्स से अट्रैक्ट किया। B चाहता है कि मैं इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूं, दोनों में 5 और 1 का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों में भी 5 और 1 का कॉम्बिनेशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम, तो F तो इधर भी F ही मान सकते हैं, इधर F डैश तो इधर भी F डैश मान सकते हैं। तो यहां से मुझे पता चला कि ये कैंसिल कर देगा इस फोर्स को, ये कैंसिल कर देगा इस फोर्स को, ओवरऑल F रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 के बराबर। इस तरीके से चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसे 1 नंबर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का सवाल पूछेगा तुमसे। तो ये हो गया कलेक्शन कूलम्स लॉ से रिलेटेड सवालों का, जो मैंने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाया। ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं बोर्ड के लिए, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रन देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।